Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf, your go-to channel for mastering physics in the easiest way possible. I am Yusuf, co-founder of Kitex Academy, and I'm here with the new video which will discuss all the important numericals for your Science A Maharashtra textbook. Okay, जितने भी टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स है जो कि बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मच अच्छा मैंने विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं. सीरीज में ही मैंने क्वेश्चंस ले ली है फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1 विच इज ग्रेविटेशन टिल योर चैप्टर 10 विच इज स्पेस मिशन. ऑब्वियसली फिजिक्स के ही चैप्टर्स लिए हैं मैंने. तो चलो, और मैंने कोशिश की है कि मैं ना राइट हैंड साइड पे यहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू मैंने हिंट भी दे दिया है सो दैट आप भी मेरे साथ सोच पाओ क्या वो क्वेश्चन है एंड किस तरीके से उसे टैकल करना है. ठीक है, चलो. महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? आप लोग के सामने है क्वेश्चन. आपको सिंपली गिवन डेटा लिखना है और शुरू हो जाना है. गिवन डेटा में मास ऑफ महेंद्र कितना दिया हुआ है? इट इज 75 kg. देन मास ऑफ विराट कितना दिया हुआ है? 80 kg. ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, देखो ना यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को दिया है कि आप सोच पाओ. ठीक है, उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर एंड जो कैपिटल जी है उसका वैल्यू होता है 6.673 होता है, लेकिन मैं 6.67 लेके चल रहा हूँ. इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. अगर आपने एमसीक्यू वाला वीडियो देखा है तो आई गेस यही पहला सबसे एमसीक्यू था. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, लेट्स सी व्हाट वी नीड टू फाइंड. तो हमें फाइंड करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, लिखना जरूरी है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जैसे बोर्ड में लिखना है वैसे ही हम लिख के स्टार्ट करें. व्हाट इज द फॉर्मूला विच विल बी यूज्ड? मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था. F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ओके, चलो g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 कितना है आपके पास? 75. ओके, m2 कितना है? 80 एंड ये रहा आपका 1 का स्क्वायर विच इज द डिस्टेंस. अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेते, कितना हो जाएगा? 75 इंटू 8, 8 5 इज 40 एंड 8 7 इज 56 एंड ये हो गया 600. तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6000. ये 80 का भी ये जीरो था. अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करोगे 0 से ये पॉइंट शिफ्ट हो गया 667 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻11. ओके, आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. मैं स्टार्टिंग के सम्स में कैलकुलेशंस करूंगा, एंड तक जो फाइनल कैलकुलेशंस है मतलब डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो आप करके खुद से प्रैक्टिस करो तो ही आपका प्रैक्टिस होगा, वरना मतलब नहीं है. आई एम नॉट हियर टू डिस्कस द सोल्यूशन आपको डाइजेस्ट में भी अच्छे से मिल जाएगा. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो 667 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज 42, 36 एंड 40, 36 एंड 40. सो योर आंसर इज 4020 इंटू 10⁻⁻11. अब अगर आप पॉइंट शिफ्ट कर लोगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये आ जाएगा आपका. यहाँ पे भी छोड़ा वैसे आंसर तो चलेगा. 4.002 इंटू आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो आपने कितना पॉइंट जंप किया? 4 पॉइंट जंप किया, तो 4 पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो विच इज 10⁻⁻7 हो जाएगा. आई होप यहाँ तक क्लियर है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट. आपको ढंग से लिखना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे. महेंद्र एंड विराट इज हाउ मच? It is 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन. ओके, आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. द मास ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 into 10. चलो फटाफट जो जो दिया हुआ है वो लिखना शुरू करते हैं वरना टाइम वेस्ट होगा. मास ऑफ अर्थ m1 बोल सकते हैं कितना है? 6 into 10⁻24. आप मेरे साथ क्वेश्चन रीड करो. एंड ऑफ मून इज 7.4 into 10⁻22. ओके, ये हो गया केजी यहाँ पे. ओके, एसआई यूनिट्स में है तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं. अगेन फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वही फॉर्मूला मैंने इतना ज्यादा हेल्प कर दिया आपको. चलो, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है? इट इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर. मेक श्योर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो. सो दिस इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर हो जाएगा. मैंने किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लिया. कैपिटल जी की वैल्यू उन्होंने बोली है 6.7 यूज करो तो वही यूज करना, ज्यादा शाणे बनने की जरूरत है नहीं.
अब फाइनली हम क्या करेंगे, इनको क्या फाइंड करना है आपको, डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन, बट दिस टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में फाइंड करना है, अर्थ एंड मून के बीच में, विच इज एफ. ओके, नेक्स्ट व्हाट फॉर्मूला आर वी गोइंग टू यूज, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ था आप लोग के सामने, विच इज एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. चलो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करने पे जाता है. सो ये मैंने फॉर्मूला लिखा वापस से और सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया. चलो क्या है सब्स्टिट्यूशन, पहले करेंगे 6.7 इंटू 10 रेज टू -11. आई वांट यू टू डू दिस अलोंग विथ मी. फिर है 6 इंटू 10 रेज टू 24 इंटू 7.4 इंटू 10 रेज टू, मून का मास कितना था 22 kg. ओके, अपॉन ये आ जाएगा आपका डी कितना है 3.84 इंटू 10 रेज टू 8 का होल स्क्वायर. ओके, अब फटाफट जो वैल्यूज अपने हाथ में है वो मल्टीप्लाई करके खत्म करता है. तो अगर आप 6.7 को मल्टीप्लाई करो 6 से, दिस इज 6 7 42. मेरे हाथ में भी कैलकुलेटर है नहीं तो मैं इतनी देर में तो वैल्यू डाल देता, सो दैट आई कुड सेव टाइम. 6 6 36 एंड दिस इज 40. सो 402 को मल्टीप्लाई करना है, देन 74 से, 4 2 8, 4 0 0 16, दिस इज 7 2 14, then 1 and 7 4s are 28, this is 8 4 7 9 and 2. so ये आ जाएगा 2 पॉइंट हो गया ना, तो 297.48. ओके, 297.48 इंटू, अब ये देखो पावर्स देखो फटाफट, 22 है यहाँ पे, 24 है और यहाँ पे 11 है. ठीक है, 24 और 22 ऐड होके कितना हो जाएगा 46 I'm so sorry, 46 में से 11 जाएगा 36 35. तो ये हो गया आपका 10 रेज टू 35. और नीचे अब ये कैलकुलेट करना जरूरी है, बहुत हैवी कैलकुलेशन है यार ये, लेकिन आपको करना पड़ेगा, नो अदर वे. 384 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, दिस इज 4 8 32 33, 4 3 12 एंड दिस इज 15. लेट्स गो, 8 4 32, 8 8 64, 67, 8 3 24 एंड 30. अगर मैं करने के लिए रेडी हूँ अब तो आप भी करो. फिर 3 4 12, दिस इज 3 8 24 एंड 25, दिस इज 3 3 9 एंड 11. तो ये आता है 6, दिस इज 5, दिस इज 14, दिस इज 6 एंड 7. एज फार एज आई नो, मैंने गड़बड़ किया कुछ नहीं, 6 है, 5 है, 5 7 2 14. फिर ये एक सेकेंड, ये 6 हो रहा है, हाँ नहीं, ये 7 हो रहा है, ये हो रहा है 3 और 4, ये हो रहा है 1. ओके, और कितने के बाद पॉइंट आएगा, 4 के बाद पॉइंट आएगा. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 14.7456 एंड ये आएगा 10 रेज टू 16. अब 35 में से 16 माइनस करोगे, पावर्स की बात कर रहा हूँ, ये पावर्स की यहाँ पे ये रहा, तो आपका कितना आ जाएगा, कितना 35 में से 25 19. सो दिस इज 297.48 अपॉन 14.7456 और यहाँ पे आ गया 10 रेज टू 19. नाउ इफ यू अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यूज, ऊपर वाली वैल्यू को मैं 300 लिख सकता हूँ, नीचे वाली वैल्यू को 15 एंड ये हो गया 10 रेज टू 19. अब आप बोलोगे इतना राउंड ऑफ चलता है. अब बिकॉज ये कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपका फाइनल आंसर भी आपको मालूम है, सो दिस आप उस हिसाब से राउंड ऑफ कर सकते हो कि आपका आंसर मैच करे. ठीक है, 2 इंटू 10 रेज टू 20, दिस इज माई फाइनल आंसर. सो हम क्या स्टेटमेंट लिख देंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून. ये लिख लेना यार, अब मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. विल फोकस ऑन अदर क्वेश्चंस. ये कैलकुलेशन बहुत डेंस कैलकुलेशंस है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट दिख रहा है, जो हेवी वाले क्वेश्चंस वो निकल गए, अब इजी वाले हैं. सो द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली. अगेन गिवन डेटा इज मस्ट. सो मास कितना दिया हुआ है 5 kg, वेट ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है 49 न्यूटन. मेरी जनरली आदत है नीचे E या फिर M लिखने की. अर्थ बोला तो E, मून बोला तो M. उसके बाद बोला है assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on earth. That means acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity on earth. ठीक है, पता है हमें ये, आप ना बताओ, ऐसा बोर्ड को बोलना नहीं. ठीक है, अब चलो क्या बोला है, उन्होंने बोला है what will be the values on the moon. ओके, चलो 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 फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मास एंड वेट ऑन मून. ठीक है, तो अब इसको कैसे अप्रोच करोगे, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है. फॉर्मूला है वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें मालूम है सिंस
मास इज सेम everywhere, therefore mass on moon will be how much? Mass on moon is 5 kg itself. Okay, mass में कोई चेंज नहीं आने वाला. नेक्स्ट, बट वेट के लिए क्या करेंगे? वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू m इंटू ग्रेविटी ऑन मून. करेक्ट. अब मैं मास तो लिखूंगा नहीं कुछ, ग्रेविटी ऑन मून को लिख सकता हूं ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6. अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो. मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून है क्या? अरे m इंटू जी क्या होता है? वेट होता है. तो वेट ऑन क्या हो जाएगा? अरे भाई यहाँ पे देखो, ये m इंटू जी क्या है? वेट है ना. तो ये वेट क्या हो गया? वेट ऑन अर्थ हो गया अपॉन 6. अब वैल्यू भर दो. वेट ऑन अर्थ की वैल्यू क्या थी? वेट ऑन अर्थ था 49 अपॉन 6. अब जब आप डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 8.17 न्यूटन. ये सब टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, मुझसे पहले तुम्हें इसके आंसर्स याद है. ठीक है. सो ये तो बोलना है नहीं कि सर को आंसर याद है. मैं अभी टाइम सेव कर रहा हूँ, दैट्स इट. जहां पे लगा कि और अंडरस्टैंडिंग है फिर अपन आगे बढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं. विच अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन वाले, फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस है. उसमें ये 3 फॉर्मुलाज यूज होने वाले हैं. v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. लेट्स सी. बिल्कुल मेरा आज का मोटिव यही है वीडियो में कि भाई मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूं एग्जाम के पहले, और कोई मोटिव नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग अभी की जरूरत नहीं है. आपसे सवाल बनना चाहिए, बात खत्म. ठीक है. आप ये सब टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, हम बस उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, सो दैट यू आर नॉट अवॉइडिंग दिस. ओके, गिवन डेटा में लिखता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. ओके, एज यूजुअल अपन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट बन गया? ठीक है. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर. ठीक है. किसने फेंका भाई? 500 मीटर. एंड व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? यू पूछा है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक टू द ग्राउंड? ठीक है. एंड अज्यूम द ग्रेविटी का वैल्यू एज 10. देखो, रफ डायग्राम बनाना जरूरी है तो ही लॉजिक क्लियर होगा. जिनको पता है क्यों करते हैं हम ये. अब ये देखते हैं कितनों को समझा फाइनल वेलोसिटी सर ने क्यों 0 लिखी. अरे भाई, इनिशियल अगर फेंका तो ऊपर जाते जाते फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. राइट. तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. जी की वैल्यू क्या लेके चलोगे तुम? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस नहीं प्लस लेना. माइनस लोगे प्लस लोगे? चलो, मैंने खुद ने गलती की, गलती पकड़ी मेरी. क्या लोगे? माइनस. सोचो क्यों? बिकॉज तुम ऊपर जा रहे हो. अपवर्ड मोशन में जी का वैल्यू नेगेटिव होता है बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में हो तुम. ठीक है. चलो नेक्स्ट. अब एस दिया हुआ है विच इज नथिंग बट 500 मीटर. अरे जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या फाइंड करना है तुम्हें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक. तो क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम टू कम बैक टू द ग्राउंड. आपको पूरा पूरा लिखना है. अभी मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, प्लीज आपको लिखना है यहाँ पे. हाँ, ये तो पता चला मेरे ऊपर दिल फाड़ दिया, सर ने बताया नहीं कि लिखना है फाइनल वेलोसिटी. चलो लिख दो यार. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है? हाइट. लिखना पड़ेगा, भाग नहीं सकते उससे. ये क्या है? तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है भाई. अब ये मैंने बाजू में लिखा है ब्रैकेट में, आप पहले लिख के फिर बाजू में उसका नोटेशन लिख देना. एंड टोटल टाइम. प्लीज प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक. आप लिखना. अब मुझे जहां तक समझ में आ रहा है इसके लिए 2 फॉर्मुलाज यूज होंगे. एक तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और दूसरा यूज होगा v इज इक्वल टू यू प्लस at. कोई बच्चा आर्ग्यू करेगा सर मैं सेकंड फॉर्मूला से भी निकाल सकता था. आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत है नहीं. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से मुझे पता है v 0 है, मुझे पता है u स्क्वायर ढूंढना है. अब कितने बच्चे ये समझ पाएंगे मैं क्या किया डायरेक्टली? मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया. अरे भाई, मुझे मालूम है ना जी का वैल्यू माइनस टेन लेना, ऊपर की तरफ जा रहा हो तो. ठीक है. सब क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ये 2 5 हो जाएगा 10, और ऑलरेडी 3 0 है. कॉमन मिस्टेक, बच्चे जीरोस ढंग से गिनते नहीं है, सो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक. तो u क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10,000 विच इज नथिंग बट 100 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी. अपने पास स्पेस है? हाँ है. चलो नेक्स्ट फाइंड करते हैं व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू कम बैक टू द ग्राउंड. तो पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at. आप सेकंड भी यूज कर सकते हो बट आई जनरली डू नॉट सजेस्ट इट. टी स्क्वायर है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको सॉल्व करने में. इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है? 100 पता चल गया. अगेन कॉमन मिस्टेक, ये देखो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ. क्या मिस्टेक है बताओ. अगर बता पाए कमेंट सेक्शन में क्या मिस्टेक है, इसका मतलब ध्यान है. कितने 14th या 15th मिनट पे हूं मैं यहाँ पे. देखते कितने लोग तो यहाँ के तो भी टिक के रखे. अगर हो यहाँ तक टिके हुए तो प्लीज बोलो हाय. जो भी बोलना है बोलो, लेकिन देखते हैं कि कितनों ने मिस्टेक पकड़ी यहाँ पे कि क्या है. मिस्टेक क्या है बताओ. माइनस लगाना था सर, नहीं तो सवाल होगा नहीं हमसे सॉल्व. तो उसके बाद आ जाएगा 10 यहाँ पे चला जाएगा, तो 10t इज इक्वल टू 100.
तो t कितना आ जाएगा 100/10 which is coming out to be 10 seconds. Still this is not the final answer. Why? Because ये total time नहीं है, तो हम चलो बाजू में लिख लेते हैं just for the sake of clarity. So the total time taken, the total time taken by object to come back is 20 seconds, and I hope everyone understands why is that. 10 सेकंड जाने का तो 10 सेकंड आने का. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑफलाइन क्लास में ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं बार बार. अब वापस से स्टार्ट करते हैं. A tennis ball is thrown up. I'm repeating this again. We are not focusing here on the concept. अभी हमारा वो काम नहीं है डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना. अपना मुद्दा है भाई सवाल बनना चाहिए. That's it. ये सब टेक्सचुअल क्वेश्चन है. आते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन सीधे सीधे बोर्ड्स में. एक भी सवाल आ गया यहाँ से, एक भी, एटलीस्ट हेल्पफुल हो जाएगा. 3 मार्क या 2 मार्क बन जाएंगे यार. ठीक है. टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर. ठीक है. हाइट 0.45 मीटर मतलब आपका ये आ जाएगा. क्या बोलते हैं? एस दिया हुआ है. सिमिलर सवाल है वो ऊपर वाला कि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट 4.05 मीटर है. व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, एंड अज्यूम जी का वैल्यू एज 10. ठीक है. तो जी का वैल्यू 10 नहीं लेना है, -10 लेना है. सिमिलर समय यार. चलो अब कर लोगे. सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला, सेम चीज. ठीक है. फाइंड करते हैं क्या. अब मेरे को बोलना ना पड़े वापस से कि भाई बाजू में आप लोगों को लिखना है एस इज हाइट, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी. प्लीज लिखो. ये मैंने पिछले वाले में बता दिया. आई एम जस्ट सेविंग टाइम. दैट्स इट. बोर्ड्स मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हें लिखना है. तो आपको एक्सक्यूज नहीं देना है मुझे. ठीक है. क्या फाइंड करना है? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइंड क्या करना है? टोटल टाइम. फॉर्मूला एज यूजुअल हमें पता है क्या. चलो बताओ फॉर्मूला क्या यूज करोगे. इट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करोगे? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. लेट्स स्टार्ट. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो v कितना 0, u स्क्वायर आपको पता नहीं है, माइनस क्यों लिखा समझ में आ गया सबको, और s कितना है 4.05 मीटर. नाउ इफ यू सॉल्व दिस केयरफुली, दिस इज u स्क्वायर माइनस दिस विल बी 81. देख लेना सॉल्व करके. नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. u स्क्वायर इज 81. सो u कितना हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड. आई एम अवॉइडिंग द स्टेप्स राइट नाउ. ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल स्टेटमेंट भी नहीं लिख रहा हूं मैं, सब पर्पसली कर रहा हूं अभी फिलहाल. ठीक है. चलो नेक्स्ट. आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. 0 ये आ गया 9 माइनस 10t. तो 10t आ जाएगा आपका 9. तो t आ जाएगा 9/10 विच इज 0.9 सेकेंड्स. दिस इज नॉट योर टोटल टाइम. सो हम लिखेंगे द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट और टेनिस बॉल to come back is 1.8 seconds which is the total time. है ना. ये हो गया. चलो आई गेस हम 4th चैप्टर पे पहुंच गए. हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R फॉर्मूला दिया हुआ है. चलो लेट्स गो. क्या बोला है? रुकना नहीं है भाई, एक साथ जाना है. हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट. ठीक है. पावर दिया है भाई कितना? 100 वॉट. अब तुम बोलोगे सर स्टार्ट तो क्वेश्चन हीट से किया था. वही तो है ना चैलेंज भाई. हीट से किया था मानता हूं, लेकिन यूनिट देखो ना. यूनिट इंपॉर्टेंट है हमेशा. सो हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट. द करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर एंड व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अरे यार इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा लाइफ. अगेन प्लीज मेहरबानी पूरा लिखना. पावर यहाँ पे क्या आएगा? करंट. क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस. पूरा लिखो प्लीज, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो. आपको बोर्ड करेक्टर को, मॉडरेटर को बस बहाना चाहिए आपके मार्क्स कट करने का. बिना मतलब पूरा साल हो जाएगा. P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R. चलो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेते, सॉरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. दिस इज 100. अच्छा घाई में इधर उधर निकल जाओ तो प्लीज संभाल लेना. I कितना है? 3 का स्क्वायर इंटू R. तो R कितना हो जाएगा? दिस विल बी 100/9 विच इज 11.11 ओम. कैलकुलेशंस तुम करो, तुम्हारा पेपर है, तुम्हें आ जाएगा. फाइनल क्या लिखोगे? द रेजिस्टेंस of the
अप्लायंस है, क्या वैल्यू दिया है? व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस? ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस is 11.11 ohm. Okay, next question. Two tungsten bulbs of wattage 100 watt and 60 watt power work on 220 volt. ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. क्या दिया हुआ है? दो पावर दिया हुआ है, तो एक को बोल देंगे P1 100 watt, एक को बोल देंगे P2 कितना 60 watt, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? Diagram is necessary here. ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, पहले बल्ब का वॉट 100, दूसरे का 60 वॉट, दोनों को कैसे कनेक्ट किया है 220, और वो तुमसे चाह रहा है कि टोटल करंट सर्किट में कितना है. तो कॉमन सेंस लगा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, P = VI है. ठीक है, V तुम्हें पता है 220, I तुम्हें ढूंढना है. पावर क्या लोगे? अब पावर दो है यहाँ पे, है ना, P1 भी है P2 भी है, क्या लोगे? तो भाई टोटल पावर ले सकता है. ऐसे मत सोचो, देखो तुम्हें मालूम है 220 दोनों जगह जा रहा है, 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 220 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, राइट? करेक्ट. ओके, सो हमें अब इंडिविजुअली पहले ये निकालना पड़ेगा पावर, पावर बोल रहा हूं, सॉरी, करंट इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा. क्या फाइंड करना है हमें? तो वी हैव टू फाइंड करंट टोटल. ओके, फॉर्मूला हमें पता है, क्या यूज करना है? फॉर्मूला इज P = VI. ओके, सो केस 1, P1 = VI1. ओके, P1 कितना है आपके पास? P1 is 100, V कितना है 220, I1 हमें पता नहीं है. I1 क्या होगा? 100/220. दिस विल कम आउट टू बी 5/11, जिसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.45 एम्पियर. ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट करंट इन द अबाउ बल्ब. अब नेक्स्ट वापस से केस 2 अगर सॉल्व करते हैं, तो केस 2 के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे अगेन, P2 = VI2. P2 is how much? 60. V is how much? 220 into I2. I2 will come out to be 60/220, which will be 3/11. आप कैंसिल करोगे, आपको वो आएगा, एंड फाइनल आंसर आएगा 0.27 एम्पियर. सो अब अपन टोटल करंट है जगह अपने पास. हाँ, therefore total current in the conductor, total current in the conductor is I1 plus I2, which is 0.45 plus 0.27, which is 0.72 ampere. This is your final answer. Okay, next question. An electric iron of 1100 watt is operated for 2 hours. अब जैसे ये वर्ड आया ना 2 आवर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एनर्जी को मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, इनको हमें मतलब पावर को किलोवाट में रखना है और टाइम को आवर्स में रखना है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. गिवन डेटा, सो पावर कितना दिया हुआ है आपको? 1100 वॉट. टाइम आपको दिया हुआ है, उन्होंने बोला ऑपरेटेड 2 आवर्स डेली. ओके, सो कन्वर्ट करना जरूरी है. ये देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया 1.1 किलोवाट. ओके, आई होप आपको समझा 1000 से डिवाइड करने के बाद. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इफ द इलेक्ट्रिकल कंपनी चार्जेस 5 रुपीज पर यूनिट ऑफ एनर्जी? ओके, कॉस्ट पर यूनिट भी लिख देते हैं. सो कॉस्ट पर यूनिट इज ₹5. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट दिस? आपको निकालना है टोटल कॉस्ट. ओके, सिंपल सवाल है. फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? अभी लिखा हुआ है ऊपर, ये देखो, E is equals to P into T. एनर्जी इज पावर into टाइम. सो एनर्जी इज पावर into टाइम. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. सो एनर्जी कंज्यूम्ड डेली विल बी इक्वल टू E बराबर P into T आ जाएगा. अब बताओ P कितना है? 1.1. T कितना है? 2. ये मैं डेली कंजम्पशन की बात कर रहा हूं. ओके, ये हो गया 2.2 किलोवाट आवर डेली. ओके, कितने बच्चे मुझे बोलते हैं 2.2 यूनिट लिखा तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा. यूनिट का मतलब ही किलोवाट आवर होता है. ओके, नाउ उन्होंने अब पूछा है एनर्जी कंज्यूम्ड इन अप्रैल. ओके,
एनर्जी कंज्यूम्ड इन अप्रैल विल बी हाउ मच, तो बताओ टोटल एनर्जी डेली का कितना था 2.2 इनटू अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, अब ये आप लोग को देखना पड़ेगा। सो ये 22 से 3 कैंसिल हुआ है, कितना हो गया 66 किलोवाट आवर और 66 यूनिट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहां पे ओके हाँ, अब आ जाते हैं लास्ट टोटल कॉस्ट निकालने पे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन विल बी हाउ मच, कम ऑन, ये तो महीने भर का कितना निकल गया 66 यूनिट निकल गया, तो 66 इंटू 5, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। एक यूनिट का चार्ज आपका 5 रुपए, तो 66 यूनिट का कितना होगा, दिस विल बी 330। अब आंसर मुझे अगेन मालूम है तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग को मल्टीप्लाई करके देख लेना है, डू नॉट ट्रस्ट मी। ओके नेक्स्ट, who will spend more electrical energy, 500 watt TV set in 30 minutes or 600 watt heater in 20 minutes? Let's do it. So given data में वापस से क्या लिखने वाला है अपन, सबसे पहले पावर दिया हुआ है P1 500 watt, ये किसके लिए, टीवी सेट के लिए, ठीक है, आपने लिख दिया है यहाँ पे, दिस इज फॉर टीवी सेट। एंड P2 इज हाउ मच 600 watt फॉर whom, दिस इज फॉर अच्छा एक सेकेंड, एक और चीज मैंने आपको क्या बोला था, एनर्जी वाले क्वेश्चन में हम पावर को डिवाइड कर लेंगे 1000 से, सो दैट हम सॉल्व कर पाए उसे इजीली। सो दिस इज 0.5 किलोवाट, पावर 2 इज 600 वाट फॉर होम, दिस इज फॉर हीटर, आप उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। सो P2 कितना हो जाएगा 0.6 किलोवाट। आपको टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट कितना मिनट्स दिया हुआ है 30 मिनट्स, ओके फेयर इनफ, 30 मिनट्स दिया, जिसको क्या लिख सकते हो हाफ एन आवर। अब यार ये कन्वर्ट करने का नहीं पूछना मेरे को, अब ये कैसे करोगे। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को आपको 60 से डिवाइड करना है, जैसे ऊपर डिवाइड किया था। सो 20 मिनट्स को 60 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 1/3, बराबर 20 60 से, हाँ 1/3 मिला। चलो नाउ नेक्स्ट फॉर टीवी सेट क्या फॉर्मूला लिखोगे, E1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू T1 बराबर। सो ये क्या हो जाएगा आपका, P1 आपका था 0.5 अपॉन T1 कितना था हाफ, तो ये हो जाएगा 0.25 किलोवाट आवर। दिस इज द एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी। फॉर हीटर आप लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज फॉर हीटर, कितना होगा बताओ हीटर के लिए, दिस विल बी E2 इज इक्वल्स टू P2 टाइम्स T2 बराबर। सो P2 कितना है, P2 इज हाउ मच 0.6 इंटू 1/3, this is 0.2 kilowatt hour. So who is consuming more, come on बताओ, TV set is consuming more, right? So आप लिखोगे TV set consumes more energy. I hope यहां तक क्लियर हुआ सबको, TV sets consume more energy. Now फिफ्थ चैप्टर की तरफ आ चुके हैं अपन, we are going quick. How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg water from 20 degrees Celsius to 80 degrees Celsius? Easy question. मास दिया हुआ है आप लोग को, कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 kg। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, या तो तुम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो 5000 ग्राम बराबर, बिकॉज पूरा चैप्टर CGS यूनिट में मेजर होता है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब C का वैल्यू मुझे पता है, पानी के लिए होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके। तो क्योंकि ऊपर kg है, मैं K और K का एडजस्ट कर दूंगा। सोचो खुद, हमने ये डेफिनेशन पढ़ते टाइम किया है ना, क्या ये 1 कैलोरी किसके लिए होता है, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए होता है ना, तो 1 किलो कैलोरी किसके लिए होगा 1 kg ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। सो और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है बताओ, चेंज कितना है 100 - 20 आएगा, 100 - 20 विच इज हाउ मच 80 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हमें पता है, एक सेकेंड क्या फाइंड करना है वो तो लिखा ही नहीं, हाउ मच हीट एनर्जी बोला है ना। सो व्हाट इज टू बी, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द हीट एनर्जी which needs to be found. So फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर लिखा था क्या है, Q is equals to mc delta t. So Q is equals to m into c into delta t, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 5 into 1 into 40, एक सेकेंड नॉट 40, दिस इज 80, ओके आ जाएगा 40 एंड दिस इज किलो कैलोरी। आई होप सबको समझा क्यों किलो कैलोरी लिखा है, बिकॉज वहां पे कैलोरी मेजर चीजें केजी में हो रही है, इसीलिए किलो कैलोरी लिखा। तो आप लिखोगे हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर इज 400 किलो कैलोरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस ये भी हीट ही का होगा।
Equal heat is given to two objects A and B of mass 1 gram. Temperature of A increases by 3 degrees Celsius and temperature by 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat capacity and by what factor? चलो अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है QA is equals to QB. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. भाई दोनों ऑब्जेक्ट्स को इक्वल हीट दी है. दूसरा, दोनों के जो मासेस है वो 1 ग्राम ईच है, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया. ठीक. लास्ट उन्होंने बोला है टेम्परेचर ए का अगर 3 डिग्री से राइज हो रहा है तो टेम्परेचर बी कितने से राइज हो रहा है? 5 डिग्री से. आप रीड करके देखो यार. तो उन्होंने पूछा लास्ट में हु हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हु हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके लेट्स सी. सी ए के पास ज्यादा है स्पेसिफिक हीट या बी के पास? वैसे तो देखा जाए गिवन डेटा से ही बता सकते हो अगर थ्योरी ढंग से किया है तो, अदरवाइज सॉल्व कर लेता है. चलो स्टार्ट कहानी यहां से होगी. क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू टाइम क्यू बी. सो दिस इज एम ए इंटू सी ए इंटू डेल्टा टी ए विच इज इक्वल्स टू एम बी इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी बी. ओके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1 इंटू सी ए इंटू 3 is equals to 1 into CB into 5. This is 3 times CA. This is 5 times CB. अब डिसाइड कैसे करोगे कि A ज्यादा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या B? तो बच्चे बोलेंगे सर B का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा क्योंकि 5 है वहां पे. गलत. अब ऐसे ऐसे समझो, A और B दो स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. उन दोनों स्टूडेंट्स को खाना लाने बोला है इक्वल अमाउंट का. ये देखो वर्ड बीच में इक्वल लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स है ए और बी, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ खाना लाने बोला है. जब स्टूडेंट ए खाना लाता है घर से, वो 3 डब्बों में पैक करके ला रहा है. लेट्स इमेजिन वो खाना 5 किलो खाना लाया. एक एग्जांपल के तौर पर 5 किलो खाना वो कितने डब्बों में भर के लाया? 3 डब्बों में. वही 5 किलो खाना बी स्टूडेंट जो है वो 5 डब्बों में लाया. तुम खुद सोचो किस के घर का डब्बा जो है वो बड़ा है? ए का ही होगा राइट. 3 डब्बों में 5 किलो खाना आ गया, वहां पे 5 डब्बों में 5 किलो खाना आया. इसका मतलब जो डब्बा का साइज है वो एक में ज्यादा है. तो ऐसे आप पहचानोगे ए हैज. आई होप ये रेशियो वाइज समझा. अदरवाइज कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर आप ऐसे भी तो बता सकते थे. बेटा सीधा सीधा समझ जाता तो क्या ही बात थी ना. सो हु हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. उसके बाद और क्या बोला है उन्होंने? एंड बाय व्हाट फैक्टर? ओके हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट? बाय अ फैक्टर ऑफ 5/3. ये है आपका फाइनल आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हो माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चंस, कैलोरी मीटर. एंड तुम्हारे सबसे डिफिकल्ट वाले है ना भाई. सर कैलोरी मीटर के क्वेश्चंस किसको इजी लगता है? मैं बताता हूँ इजी हो जाएगा. चलो बिफोर इवन मूविंग अहेड आपको पहले ना डब्बा बनाना है. जब भी आप कैलोरी मीटर का क्वेश्चन कर रहे हो डब्बा बनाना जरूरी है. अब आप बोलोगे सर क्या डब्बा बनाना है? देखो ये मैंने डब्बा बना दिया. अब आपको कैलोरी मीटर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 चीजें लिखनी है. एक तो ऊपर लिखना है सॉलिड. क्या सॉलिड दिया हुआ है जो लिक्विड में जाने वाला है? क्या लिक्विड है? पानी हो सकता है, कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है, और कैलोरी मीटर खुद. तो चलो देखो यहाँ पे लिख देते हैं. पहले तो पढ़ते हैं कॉपर स्फीयर. तो एक समझ में आ गया बात कि जो सॉलिड है वो कॉपर है. is heated to raise its temperature to 100 डिग्री. मत दिमाग मत फोड़ो, खाली रीड करो मेरे साथ. क्या बोला है? its temperature is 100 डिग्री सेल्सियस एंड रिलीज इन वाटर. तो मैंने बोल दिया पानी दिया हुआ है आपको और कैलोरी मीटर दिया हुआ है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. आपने पहले पहचान लिया है कैलोरी मीटर का सवाल है, आपने देख लिया क्या ऑब्जेक्ट है और क्या लिक्विड है. ठीक, मेरी बात तो मानो. अब यहाँ पे M, यहाँ पे C, ओके, यहाँ पे M, यहाँ पे C, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 लिखो. चलो अब साथ में अब ढूंढते हैं सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज. कॉपर स्फीयर ऑफ मास 100 ग्राम. ठीक है, तो 100 ग्राम भर दूंगा कॉपर के उसमें. इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस. उसका टेम्परेचर कहां तक लेके गए हम? 100 डिग्री सेल्सियस तक. ये हमें समझ में आ गया. ओके, अब कॉपर है तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.095. लेकिन जब भी आप कैलोरी मीटर का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है 0.1 फॉर द कैलकुलेशन. सिंपल कैलकुलेशन 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. फिर उन्होंने बोला है इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम. तो वाटर का मास 195 ग्राम है. अब पानी क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ये पता होना चाहिए. ठीक है. एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20. अब बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर कैलोरी मीटर का क्या करूं? तो बेटा सिंपल, कैलोरी मीटर बना कॉपर का है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिख दो.
जो टेम्परेचर इनिशियल लिक्विड का है वही टेम्परेचर इनिशियल कॉपर कैलोरीमीटर का भी होता है। और लास्ट, अगर कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ है, यस दिया हुआ है 50 ग्राम, पढ़ो ना यार, देखो कैलोरीमीटर का मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, कॉमन सेंस लगाओ चलो। 100 डिग्री सेल्सियस का कॉपर का गोला है, स्फीयर है, वो 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में गया तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो कितना बढ़ेगा मुझे नहीं मालूम, वही तो ढूंढना है। तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर विच इज द फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है पानी का, विच इज सबका टेम्परेचर ढूंढना है, ठीक है। तो हीट एक्सचेंज क्या होगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा। आई होप यहां तक समझा। चलो अब मैंने डायरेक्टली टेबल बनाया, आई एम सॉरी, मैं यही तुम्हारा गिवन डेटा है, क्या फाइंड करना है मैं यहां पे लिख दू, इट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये ढूंढना है। अब फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर स्फीयर बोलो, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बोलो, सबका एक ही टेम्परेचर होने वाला है। क्या फॉर्मूला यूज करने वाला है, सो अब फॉर्मूला सेक्शन में लिख देना, so this q is equals to m into c into delta t। चलो नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, अब क्या लिखोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, इजी क्वेश्चन है, करो साथ में हो जाएगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर q is equals to q1 plus q2। अब यहाँ पे कौन q है, सो हीट लॉस्ट बाय कॉपर, क्यों भाई वो ज्यादा टेम्परेचर पे ना तो उसे हीट लॉस किया, विल बी हीट गेन्ड बाय whom by water एंड कैलोरीमीटर, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर हीट को गेन किया और कॉपर स्फीयर ने लूज किया। चलो स्टार्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू m1 c1 डेल्टा t1 प्लस क्या आ जाएगा m2 c2 एंड डेल्टा t2। ओके चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इजी है। m का वैल्यू, अब कॉपर के सेक्शन में जाना, सॉलिड है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कॉपर के सेक्शन में m है 100, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.1, प्लीज कंफ्यूज मत हो, इजी है। अब यहां पे रुको, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया पक्का है, 100 माइनस टी लिखू या टी माइनस 100 लिखू, सोचो। तो जिन्होंने टी माइनस 100 बोला फंसे तुम। अरे भाई कॉपर का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो वो 100 ज्यादा था और उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा कॉपर का, सॉरी, वो कम होगा ना, इसका मतलब क्या 100 माइनस टी जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस टी, आई होप समझा आपको। तो m1 कितना था 195, मुझे पानी का पता है मास क्या था, हाँ देख लेते फिर भी वेरीफाई करने था, ठीक है। c कितना है 1 है। अब यहाँ पे घाई में 20 माइनस टी मत लिख देना भाई, 20 तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पानी है, जब वो बढ़ा तो उसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा ना पॉजिटिव आंसर के लिए, तो क्या लिखेंगे हम t माइनस 20 प्लस m2 कितना, m2 कितना 50 इंटू ये है 0.1 इंटू ये आ जाएगा t माइनस 20। चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट, ये हो जाएगा, अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ूंगा यहाँ पे, सो 100 एक सेकेंड, हाँ ये हैंग हुआ, 10 इंटू 100 माइनस टी, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द पॉइंट शिफ्टिंग, ये हो गया 195 इंटू टी माइनस 20, ये हो जाएगा 5 इंटू टी माइनस 20। अब बाजू वाले साइड पे 200 टी माइनस 20 लिख सकते हो एंड 10 100 माइनस टी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आप 10 को उस साइड ले आओगे, ये वाले 10 को यहाँ ले आओगे, ये 200 से डिवाइड हो जाएगा, so this will be 100 minus t is equals to 200 by 10 and this is t minus 20, this 0 and 0 gets cancelled out, what are you left with, you are left with 100 minus t is equals to 20 times t minus 400। हाँ ये गलती नहीं करना, ये t दोनों के साथ जा रहा है भाई, ये 20 सॉरी दोनों के साथ जा रहा है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 20 t को यहीं पे रहने दो, तो ये t यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 t, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अननेसेसरी स्टेप्स, वो आप खुद सोचो क्या आ जाएगा। सो फाइनल t विल बी इक्वल टू, t will be equal to 500 upon 21, whatever the final calculations are आप करो और आपको उसका फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। श्योर है ये कैलकुलेशंस बराबर है, आप करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करना अभी मेरा, ठीक है। अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम, ओके टेबल बनाना जरूरी, यस सर जरूरी। एक काम करते हैं, थोड़ा चीटिंग कर रहा हूं मैं, तो ये है, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ ये टेबल को, टाइम सेव करूंगा यहाँ पे, बिकॉज वापस से ये कैलोरीमीटर का ही क्वेश्चन है। ओके एक सेकेंड, ये तो पूरा का पूरा वही पेस्ट हो गया, एक सेकेंड दो मुझे।
अब हो जाएगा या डन। चलो अब क्वेश्चन वापस से पढ़ते, क्या बोला है, अ कैलोरी मीटर हैज मास 100 ग्राम। वे वापस से वही क्वेश्चन हो गया क्या? अच्छा ठीक है, कैलोरी मीटर हैज मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0 पॉइंट, अच्छा ओके कैलोरी मीटर का मास दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, चेंज कर दिया अपन ने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1 है, किलो कैलोरी वाला दिमाग मत फोड़ो, सेम ही है। इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है 250 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ, लिक्विड दिया हुआ, मैंने गलत पढ़ा, सो सॉरी, वाटर नहीं है लिक्विड है। 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, हमें पता नहीं है क्या है वो लिक्विड, तो लिक्विड ही लिखेंगे। एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर है 30। सो अगर इनिशियल टेम्परेचर पानी का 30 है, सो बताओ किसका और 30 होगा, कम ऑन यार, पता है कैलोरी मीटर का भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद बोला है इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, तो इस बार ये जो कॉपर था, पिछली बार जो कॉपर था अब वो बदल के क्या हो गया है आइस, तो दिस इज योर सॉलिड। आइस का टेम्परेचर कितना नहीं 10 ग्राम आइस दिया हुआ है, तो इसे बस थोड़ा चेंज करना है। 10 ग्राम आइस, आइस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, बिकॉज वो अंदर तो है पानी, सो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर आइस का दिया हुआ है 0। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रहा हूँ, और बोला है व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, सेम क्वेश्चन। चलो लेकिन एक छोटी सी चीज है, मुझे एक बात बताओ, अब ये पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस का लिक्विड है, सॉरी लिक्विड बोल रहा हूँ, लिक्विड है, एक सेकंड, लिक्विड का वो भी देना चाहिए ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होता, सो सॉरी 1 नहीं है, पानी था तो 1 होता, कैलकुलेशन में एरर हो जाता। अभी 0.1 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके। अभी जो लिक्विड है 30 डिग्री पर है, आइस डालोगे तो कॉमन सेंस ये बोलता है आइस एनर्जी गेन करने वाला है, लिक्विड एनर्जी लूज करने वाला है इस बार, बराबर। लेकिन भाई आइस है, पहले आइस पिघलेगा, बराबर, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपने बोला आइस पिघलेगा, इसका मतलब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी रोल आएगा। आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, MC डेल्टा T इज इक्वल्स टू M1 C1 T1 प्लस M2 C2 डेल्टा T2, ऐसा नहीं लिख सकते आपको, क्योंकि आइस पहले पानी में कन्वर्ट होगा, MLF का भी वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो कैसे सब बताओ, चलो बता देते हैं। तो अब लिखोगे बाय, अभी मैं अवॉइड कर रहा हूं बाकी सब चीज लिखना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। चलो बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या बोलता है, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। सो अगर मैं इसको फर्दर लिखूं Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, इसका मतलब क्या कि भाई हीट गेन्ड बाय आइस, इस बार आइस है ना जो गेन कर रहा है, बराबर, विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय लिक्विड, सॉरी वाटर आ रहा है बार बार, ठीक है, बाय लिक्विड एंड कैलोरीमीटर, ओके, बाय लिक्विड एंड कैलोरीमीटर, ओके। चलो हीट गेन बाय आइस कितना आएगा, प्लीज गलती मत करना, MLF लिखना जरूरी है, मैंने बता दिया रीजन क्यों, MC डेल्टा T, और यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 C1 डेल्टा T1 प्लस M2 C2 डेल्टा T2, ओके। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आइस का मास था 10, LF का वैल्यू होता है 80, कम ऑन बोर्ड्स बहुत नजदीक है, ये सब वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो T माइनस 0 आएगा। अब सोचो क्यों, टेम्परेचर इनिशियली 0 था और वो 0 से T जा रहा है, इसका मतलब T माइनस 0 आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, M1 विल बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितना है, लिक्विड के लिए 250 है, सो 250 इंटू C1 कितना है 0.4, 0.4 इंटू T कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस T, सोचो क्यों, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो प्लस M2 कितना है यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100, 0.1 इंटू ये आ जाएगा 30 माइनस T, सॉरी T2 बोल रहा हूँ, 30 माइनस T आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 800 फीट अ मिनट, ओके, ये हो गया 800 प्लस ये हो गया 10T, प्लीज ऐड नहीं कर देना दोनों को, 800 और 10T को, 810 नहीं होता है वो, इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट कैंसिल हुआ, 25 फोजा इज कमिंग आउट टू बी 100 इंटू 30 माइनस T, प्लस ये 100 इंटू 0.1 हो जाएगा 10, 30 माइनस T। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये 800 का 800, 10T का एज इट इज 10, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, 30 माइनस T, ओके। चलो नेक्स्ट, अगर अपन इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 300 माइनस 110T, और यहाँ पे एज इट इज 800 प्लस 10T। अब आप शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 120T, और ये आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 2500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो T हो जाएगा 2500 डिवाइड बाय 120,
कैलकुलेशन आप करो, आपको फाइनल आंसर टी का मिल जाएगा। प्लीज आप करो। मैं ऑलरेडी हम 45 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। लेट्स सी और कितना जा रहा है यहाँ पे। डिवाइड तो नहीं कर सकते इसको दो पार्ट में, एक स्ट्रेच में जाना है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, पहुंच गए अपन कहाँ पे? चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड डन। चैप्टर 10 और 3 चैप्टर्स बचे, कर लेंगे फटाफट। अब तो चिंदी पिंदी है बहुत, जो डेंस कैलकुलेशन था हो गए। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। तो जैसे ही उसने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिमाग में आना चाहिए कि लाइट कहां से आ रही है तुम्हारे घर से कि वैक्यूम से। कम ऑन, जिनको याद है, पढ़ा है, उन्हें पता है कहां से आ रही है, वैक्यूम से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या लिखोगे? n इज व्हाट? 1.36। फिर बोला व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है यार? कम ऑन, इज हाउ मच? इट इज 3 into 10⁸ ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये तो मेहरबानी कर दी इन्होंने। देखे क्या फाइंड करना है आपको? हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर विच इज v of w। ओके चलो लेट्स गो। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू nm इज इक्वल्स टू c अपॉन vm। क्या आ जाएगा? nm बताओ। nm इज 1.36, c कितना है? 3 into 10⁸ अपॉन vm कितना है ढूंढना है। तो vm हो जाएगा 3 into 10⁸ अपॉन 1.36। आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 300 into 10⁸। अब आप बोलोगे कैसे? तो ऊपर नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। ये फाइनल आंसर will come out to be 2.2 something into 10⁸। I am avoiding the calculations, please आप वो करो, आपके लिए वो important है ज्यादा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। if the speed of light in a medium is 1.5 into 10⁸, what is the absolute refractive index? उल्टा सवाल। अब आप उन्होंने absolute refractive index पूछ लिया, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो फॉर्मूला भी बाजू में दे दिया हुआ, राइट हैंड साइड पे देखो जरा ध्यान से, ये रहा। तो क्या करेंगे गिवन डेटा में? सो हमें पता है सी क्या है, नहीं सी तो पता ही है ना, हाँ सी पता है कितना है, 3 into 10⁸। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ये खुद लिखोगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बिकॉज एब्सोल्यूट बोला है। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितना दिया हुआ बेटा? 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है? हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज nm। ओके, सो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, c अपॉन v। सो nm नहीं पता, c कितना है? 3 into 10⁸ और ये कितना है? 1.5 into 10⁸। ये हो जाएगा बेटा 10⁸ कैंसिल, ठीक है। 10⁸ कैंसिल, ये 3 को 1.5 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 2। एक कॉमन मिस्टेक ये मैं अभी बता दूं, आपको आएगा ये सवाल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैं लिख रहा हूं यहीं पे, इंपॉर्टेंट है थ्योरी, एंड मैग्निफिकेशन जो चैप्टर नंबर 7 में आता है तुम्हारे, हैज नो यूनिट। प्लीज ये देख लो, आ गया बोर्ड में तो थैंकफुल रहोगे खुद को कि सुन लिया था मैंने क्या बोला, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, पीछे कुछ भी नंबर के डालना नहीं। जनरली जो तुम्हारी आदत वैसे भी नहीं होती नंबर के पीछे यूनिट लिखने की, यहाँ पे लिखना ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्निफिकेशन, नो यूनिट। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जनरली दिक्कत देता है, ये भी अपन आसान कर लेते हैं। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर? चलो कर लेते हैं फटाफट। गिवन डेटा में क्या लिखेंगे? अगेन आई एम अवॉइडिंग द थ्योरी पार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3, एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव, क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, आई गेस यही दिया है, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। फाइंड करता है अभी, डोंट वरी, घाई नहीं करेंगे यहाँ पे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज v ऑफ वाटर अपॉन v ऑफ g, ये सभी को मालूम है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, अब मैं क्या करूँ ना, छोटा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ c और c का। अब देखो यहाँ पे, फिर मैंने लिखा v ऑफ वाटर अपॉन c इंटू c अपॉन v ऑफ g, एक ही चीज की है, खाली c को यहाँ वहां कर दिया है। अब अगर तुम नोटिस करोगे इसको ध्यान से, तो ये फॉर्मूला था c अपॉन v बराबर, तो c अपॉन v की जगह क्या लिख सकते हो? n लिख सकते हो।
अब सी के नीचे क्या है, वी जी है, जी ग्लास, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एन ऑफ ग्लास लिख सकता हूँ। ये समझा आप लोग को, ये समझा। अगर मैं इसी चीज को रिवर्स करूं तो क्या मैं 1/n को v अपॉन सी लिख सकता हूँ? सोचो, अरे भाई रिवर्स किया ना, n के नीचे क्या था 1, तो रिवर्स किया तो 1/n इज इक्वल टू v अपॉन सी लिख सकता हूँ। तो अगर तुम नोटिस करो v अपॉन सी की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1/n। देखो v अपॉन सी की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1/n। 1/n का मतलब क्या, n क्या, n ऑफ वाटर, बराबर। अब इसको अगर थोड़ा रीअरेंज कर दो, विच इज n ऑफ g अपॉन n ऑफ वाटर, हो गया सवाल खत्म। n ऑफ g कितना था, n ऑफ g है 3/2, ठीक है, n ऑफ g है 3/2 डिवाइड बाय n ऑफ वाटर कितना है 4/3। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे इस चीज को तो ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, राइट, रेसिप्रोकल। ओके, सो योर फाइनल आंसर इज 9/8। प्लीज कुछ भी और रैंडम तरीके से 9/8 आंसर मतलब ना मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये एक्चुअल तरीका है, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। यहाँ पे रीजन भी दे दिया, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये रहा। बढ़ते आगे, चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आई गेस हम 7th चैप्टर पे आ गए, विच इज लेंसेज। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब ये बच्चे मेरे समझ ले तो अच्छी बात है, उन्होंने बोला है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो वो तो -60 आ जाएगा। अब मैं साइन कन्वेंशन अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सभी को मालूम है ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में होता है तो क्या साइन कन्वेंशन होता है। उन्होंने इतना तक बोल दिया कि वो वर्चुअल इमेज बना रहा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इसका मतलब जो v भी है वो क्या आएगा, -20 सेंटीमीटर। कॉमन गलती, बच्चों को लगता है v पॉजिटिव ही होता है लाइफ में, नेगेटिव होगा बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विच इज f, ठीक है, एंड इज इट अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो फोकल लेंथ मिल गया, पॉजिटिव फोकल लेंथ मिला तो बोल देना कन्वर्जिंग, नेगेटिव फोकल लेंथ मिला तो बोल देना डाइवर्जिंग। अब देखते हैं, स्मार्ट जो है उन्हें पता है कि क्या है ये, ठीक है, वो देख के ही बता सकते हैं वैल्यूज u और v की, मैग्निफिकेशन निकाल के भी बता सकते थे, लेकिन जान दो वो अभी डिफरेंट टॉपिक है। क्या फॉर्मूला यूज करना है हमें, द फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, क्या बन गया f, ये भी अभी हैंग हो रहा है, और 1/f, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/v is -20 minus 1/u is -60, this is 1/f। if I cross multiply this if you wish to, otherwise आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो -60 माइनस ऑफ -20 अपॉन नीचे आ जाएगा -20 इंटू -60, ये आ जाएगा आपका -60, दिस इज +20 और नीचे आ जाएगा +221200। आई होप आई एम डूइंग द कैलकुलेशंस करेक्टली, ठीक है। कोई बच्चा जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ओके, ये आ जाएगा -40 एंड दिस विल बी 1200 अपॉन 1/f, ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है बच्चे। सबका फाइनल f जो है वो आ जाएगा, f विल बी इक्वल टू -120 अपॉन 4, मैंने खाली ऊपर नीचे वो किया है 30, सो ये f इज कमिंग आउट टू बी -30 सेंटीमीटर। तो अगर f आ गया आप लोग के पास तो आप ये बिंदास बोल सकते हो कौन सा लेंस है। सो इट इज क्या लगता है, क्या है, लिख ही दिया मैंने, तुम कहाँ बोलोगे, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर। ओके, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, और ये तुम्हारे एमसीक्यू जो 5 मार्क के आते हैं उसमें भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके। फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको, कॉन्वेक्स लेंस बोला मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर को मेरे भाई मीटर में कन्वर्ट कर लेना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये हो गया 2/10। अब आपको दिया हुआ है पावर, सॉरी आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ, आपको ढूंढना है पावर। तो टू फाइंड पावर अब क्या फॉर्मूला यूज करना है, चाहे कितना ही छोटा इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको भटकना नहीं है, सब कुछ लिखना है, ठीक है। सो P क्या हो जाएगा 1/f, 1/f क्या है 2/10, सो 10/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 5 डायोप्टर। सो आप फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, द पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायोप्टर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 lenses हैविंग, अरे यार ये क्वेश्चन करूं, कम ऑन यार, एक क्वेश्चन तो स्किप करने दो मेरे को, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are keep touching in a row, what is the total power। कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है। देखते हैं अगर आप लोग यहाँ तक टिके हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना क्या है। लेट्स सी, अगर मुझे आंसर आ गया इसका मतलब वही बच्चा यहाँ तक टिका हुआ है, अदरवाइज तो तुम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जंप मारे होगे। चलो
लास्ट आई गेस लास्ट, हाँ, दो क्वेश्चन बचे स्पेस मिशन के, वही उठाया मैंने एंड देन वी आर डन. If a mass of a planet is 8 times the mass of the Earth and its radius is twice the radius of the Earth, ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं. So what will be the escape velocity for that planet? अब देखो escape velocity Earth पे तो हमें मालूम है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, राइट. हमें किसी और प्लैनेट का escape velocity ढूंढना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें फॉर्मूला भी है. अब देखो क्या करना है. मैंने बोला if m and r are mass and radius of Earth, ठीक है. अब देयरफॉर मुझे एक बात बताओ, दूसरे प्लैनेट का मास कितना दिया? 8 टाइम्स हमारा अर्थ का मास, बराबर. ये एक कंडीशन है, इसीलिए मुझे एम और आर ऊपर बताना पड़ा. और जो रेडियस था दूसरे प्लैनेट का वो कितना है? 2 टाइम्स हमारे रेडियस, आई मीन अर्थ का रेडियस. अभी उन्होंने बोला है कि कहां पे एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है. अरे आई मीन सॉरी, एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट पे कहां पे है? क्या कितना है? क्या बोल रहा हूं यार. ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट इज हाउ मच. सो हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले वो तो क्लियर है. The formula which we are going to use is V escape is equals to under root of 2gm upon r. कॉमन मिस्टेक करते बच्चे r plus h लिख देते. अरे भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी को कंफ्यूज मत करो, दो अलग अलग चीजें. अब फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2gm upon r. अब आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, इसका तो वैल्यू पता है. तो लिखो ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ये हमने अर्थ के लिए लिख दिया. अब हम प्लैनेट की बात करेंगे. फॉर प्लैनेट द फॉर्मूला विल बी सेम. सो वी एस्केप फॉर प्लैनेट इज अंडर रूट ऑफ 2gmp अपॉन आरपी. ये समझा सभी को? क्यों एमपी आरपी लिखा? बिकॉज उस प्लैनेट की बात चल रही है. अब अंडर रूट 2g का वैल्यू पुट मत करो. एमपी का वैल्यू क्या लिखोगे? 8m. और आरपी का वैल्यू क्या लिखोगे? 2r. अब जिसको भी मस्ती चढ़ी है कि सर वो ना r और 2 और 2 को कैंसिल करे, मत करो ना यार भाई. ये 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा, 2 4 जा, ये 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2. अंदर वो 2 को रहने दो gm अपॉन r के साथ. आई होप समझा. अब ये 2 तो 2 था, 2 gm अपॉन r का वैल्यू क्या था? 11.2 ना भाई. ये देखो, ये है ना, ये इक्वेशन 1 बोल दो यार, तुम्हें अच्छा लगेगा. सो फ्रॉम 1 बोल देना, तुम्हें लगेगा तुमने सवाल कर लिया, है ना. क्या है, चलो. तो ये कितना हो जाएगा टोटल आंसर? 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज योर आंसर फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑन डिफरेंट प्लैनेट. लास्ट बट नॉट द लास्ट ही है क्या, लीस्ट. थक तो गए भाई. चलो लेट्स गो अहेड. ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी आर डन. इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 3 सेकंड्स इज h1 मीटर. सर बनाओ, डायग्राम बनाओ. अब हमें ऐसे थोड़ी समझता है. डायग्राम बनाओ, सर्कल बनाने गया, क्या बन गया? ठीक है, ये अपना अर्थ, ठीक है, और ये आपका दूसरा सैटेलाइट, आई मीन सैटेलाइट. h1 हाइट पे है वो, और ये रहा आपका रेडियस. ठीक है, रेडियस को मिस नहीं कर सकते. और ये भाई साहब घूम रहे हैं t टाइम पीरियड में. ये समझा पहला सिचुएशन? समझा क्या? ठीक है. उन्होंने बोला है नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट सिचुएशन में बोला है देन व्हाट वुड बी द हाइट. अच्छा, h2 पूछ रहा है वो. व्हाट वुड बी द हाइट if the satellite is taking 2 root 2 अरे क्या 2 root 2 t seconds, है ना. तो हमें वो पूछा है. चलो, दो सिचुएशंस पता चल गई. अब लिखते हैं फटाफट. इजी क्वेश्चन है, कैपलेस लॉ यूज होने वाला है बिकॉज t और r साथ में आ रहा है. तो लेट्स स्टार्ट. गिवन डेटा में सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, time period of revolution is t. okay, height of satellite orbiting is, अब गलती बच्चे करते हैं लिखने की, h1 नहीं आएगा, r plus h1 आएगा. सोचो क्यों? अरे पूरा जो टोटल सर्कल का रेडियस है वो तो r plus h1 है ना. ठीक है, न्यू टाइम पीरियड इज हाउ मच? बताओ. एक सेकेंड. r प्लस h1, हाँ चलो लिख लो. h1 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप हाइट की अगर बात कर रहे हो. मैंने सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर ली, आप h1 लिख लो. चलो, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इज h1. देन न्यू टाइम पीरियड इज 2 root 2t सेकेंड्स. ठीक, हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड न्यू हाइट.
ओके, एंड न्यू हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? H2 से। क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? फॉर्मूला इज कैपलर। ओके, कैपलर भाई आके हेल्प करेंगे अपने को। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये वाला लॉजिक। चलो लेट्स स्टार्ट। केस 1 अगर हम स्टार्ट करें, केस 1 यूजिंग कैपलर्स थर्ड लॉ, एकदम इजी है, फिक्र मत करो। क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखोगे, बताओ। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखोगे, बताओ 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 क्या करोगे? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर प्लस H1 द होल क्यूब। यहां पे मैं तुम्हें समझा रहा था कि आर लेना क्यों जरूरी है। अरे भाई, कैपलर का जो वो लॉ है वो सिर्फ वो रेडियस के लिए नहीं, वो डिस्टेंस के लिए है, सेंटर टू सेंटर। तो गलती नहीं करना ये। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू के ब्रैकेट में आर प्लस H1 द होल क्यूब। कुछ अकलमंद होंगे आर क्यूब प्लस H1 क्यूब लिख देंगे, फिर बोलेंगे सर हो नहीं रहा सवाल। अरे भाई ये मत करना, क्यूब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो अगर मैं यहां से के की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन आर प्लस H1 द होल क्यूब। दिस कैन बी स्टेटेड एज इक्वेशन नंबर 1। चलो सिमिलरली करके, सिमिलरली क्या आ जाएगा? टी 1 का नहीं 2, आई होप ये समझा आपने, क्यों 2 लिखा बिकॉज ये न्यू है। सो 2√2 टाइम्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर प्लस H2 द होल क्यूब। बी केयरफुल हियर। 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 2 √2 इंटू √2 2, तो 4 2 8 हो गया। तो 8t स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चा? 8r प्लस H2 द होल क्यूब। तो यहां से के का वैल्यू क्या हो गया? के का वैल्यू इज आर प्लस, नहीं सॉरी, के का वैल्यू इज टी स्क्वायर अपॉन आर प्लस H2 द होल क्यूब। ओके, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं कितना, फ्रॉम 1 and 2। ओके आई गेस हाँ, यहां से सॉल्व करना बेहतर रहेगा। अब तो यहां पे अपन फ्रॉम 1 and 2 तो कर लिए, अब लिखते भी है फ्रॉम 1 and 2 क्या है। सो 1 है आपका टी स्क्वायर अपॉन आर प्लस H1 द होल क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा 8t स्क्वायर विच इज इक्वेशन 2 अपॉन आर प्लस H2 द होल क्यूब। अब आपको लॉजिक बैठेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके जाओ, तो फाइनल क्या आ जाएगा? दिस विल बी r प्लस H2 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स r प्लस H1 द होल क्यूब। अभी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड बिकॉज सब क्यूब क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब रूट ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? r प्लस H2, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा r प्लस H1, ब्रैकेट्स को छेड़ना नहीं अभी, r प्लस H2। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2r प्लस 2H1। अब H2 निकालना है आपको बेटा, तो 2r एज इट इज, ये r यहां गया तो आ जाएगा माइनस r प्लस 2H1, ये हो गया r प्लस 2H1। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर न्यू हाइट। Okay, if you have been till the end, thank you so much. You are precious to me. Thank you.